नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना वो घटना है जिसके लिए मेरे तमाम सुधी श्रोता कई दिन से इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं इस तरह के बहुत जो मीडिया में बहुप्रचारित अपराध की घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एक विशेष कारण से हमारे दो सुधी श्रोताओं ने ये कहा कि साहब ठीक है, सारी डिटेल सबके पास है, लेकिन आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं, आपके हिसाब से इसमें आगे क्या होगा। इन सब तमाम बातों को जानने की हमारी सुधी श्रोताओं ने जिज्ञासा व्यक्त की है। इसीलिए मैं आज आपको ये इस घटना के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंदौर का ये दंपति राजा रघुवंशी और सोनम, इन दोनों की शादी हुई थी 11 मई 2025 को, और 20 मई को इन लोगों ने हनीमून पे जाने का निश्चय किया। पहले ये गए माँ कामाख्या के दर्शन किया, वहाँ से फिर ये गुवाहाटी पहुँच गए। 22 मई को ये दंपति मोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलोंग से सागर सेन सामल में 4 दिन के लिए इन्होंने बाइक किराए पर ले ली। 23 को शाम को दंपति ये पहुँचे वहाँ से मावल खेत गांव में, और गाइड की मदद से नोगरियाट गांव के डबल डेकर पुल, ये पुल का नाम है डबल डेकर पुल, वहाँ पर उसको देखने के लिए ये स्कूटी से निकल गए। मवलाखियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने बताया कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह 10 बजे नोगरियात से मवलाखियात के बीच देखा था। ये उस गाइड ने बताया। अल्बर्ट ने कहा कि वह इंदौर की दंपति को पहचानते थे, क्योंकि एक दिन पहले उन्हें नोगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने का आग्रह इस दंपति ने किया था। लेकिन उन्होंने दंपति ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी और से बात कर लेंगे, और दूसरे गाइड वानसाई की सेवाएं इन लोगों ने ले ली। इस वजह से वो उनको पहचानते हैं। और जब ये 23 मई को वहाँ के ग्राम प्रधान ने ये सूचना दी कि गोल्डन पाइस ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस स्कूटी खड़ी है। 23 मई को ये सूचना आने के बाद 24 मई को दंपति का उसके परिवार से सारा संपर्क टूट गया। परिजनों ने गूगल सर्च किया और एक्टिवा रेंट पर देने वालों की जानकारी निकालने की कोशिश की। 27 मई को इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई। मुख्यमंत्री से ये डिमांड की गई कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। दोनों दंपति वहाँ तक पहुँचे हैं, इस बात के सबूत मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ से कहाँ चले गए इसका बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। और ये सरकार, मेघालय सरकार से बातचीत करके हमारे बच्चों के बारे में पता करे कि आखिरकार वो कहाँ हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक मंत्री हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी बातचीत की और कहा कि इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं, लिहाजा इसकी जांच की जाए और मेघालय के सीएम से बातचीत की जाए। फिर 27 की शाम को पुलिस ने सर्च करना शुरू किया। जब सब जगह से दबाव हुआ, इंदौर के एमपी वहाँ पहुँच गए, काफ़ी दबाव हुआ, तो सर्च शुरू हुई। और इसी सर्च में 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई पर मिले। कुछ अंदाज लगा मेघालय पुलिस को कि संभवतः ये बैग भी उन दोनों से संबंधित हैं। फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस जो लगी हुई थी, उन्होंने सर्च ऑपरेशन रोक दिया। 30 मई को दोबारा फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और देर शाम तक कुछ भी पता नहीं लगा। 1 जून को फिर दोनों परिवार, ये रूढ़िवादी जो व्यवस्था होती है, लेकिन परेशानी में हर कोई उसी व्यवस्था का पालन करता है, ज्योतिषियों से संपर्क शुरू किया और दोनों की कुंडली दिखाकर ये जानने की कोशिश की कि उनका वो कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। बहरहाल जो भी ज्योतिषी ने बताया हो,
कुछ लोगों ने बताया सोनम के परिवार को कि उसकी एक तस्वीर उल्टी गेट के ऊपर टांग दीजिए तो वो वापस आ जाएगी। ऐसा उन्होंने किया भी और तमाम लोगों ने देखा होगा टीवी पर कि सोनम की एक उल्टी तस्वीर उसके घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर टंगी हुई थी। बहरहाल 2 जून को राजा का शव, राजा रघुवंशी का शव बहुत ही नीचे खाई में बरामद हुआ और 3 जून को जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाली आरी से होना बताया गया। ये संभावना व्यक्त की गई जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स थे और वहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी कि ये संभवतः पेड़ काटने वाले हथियार से उनकी हत्या हुई है। 4 जून को उनका शव इंदौर लाया गया। तब उस समय ये हल्ला हुआ कि वहाँ के पास की एक जगह है जहाँ पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के जमावड़ा होने की बात होती है और ये भी तब बताया गया, अखबारों ने एक एक पल, टीवी ने तो बिल्कुल एकदम आफत ही कर दी थी कि साहब वो सारे गहने लेके गई थी। उसने राजा से भी कहा था कि मोटी वाली चेन पहन के चलना, खुद भी सारे गहने ले गई थी और उस बैग को जो सीसीटीवी फुटेज में बाहर दिखाई दिया है होटल के, जिसमें वो स्कूटी राजा और सोनम दिखाई दी है, उसमें भी वो एक बड़ा सा बैग लिए हुए है। ये भी सवाल उठाए गए कि आखिरकार इस बैग में क्या है कि वो इसे लिए लिए घूम रही है और बिल्कुल जिसको सीने से चिपका कर रख रही है, तो आखिरकार इसमें ऐसा क्या है। तो ये अंदाज़ लगाया गया कि शायद वो अपने गहने होटल में नहीं रखना चाहती है, इसलिए वो अपने साथ इस बैग को लिए जा रही है। शिलोंग के होटल रिसेप्शन में दंपत्ति की सीसीटीवी दिखाई पड़ी 5 तारीख को और सीसीटीवी फुटेज ये 23 की थी। बहरहाल उस तक ये जानकारी हुई कि हाँ, ये दोनों सही सलामत वहाँ पर थे और कोई ऐसी बात नहीं थी। फिलहाल परेशानी ये थी कि वो लड़की कहाँ है। इसी बीच में सोनम के भाई ने एक और बयान देकर बड़ी हलचल सी मचा दी कि ऐसा लगता है कि वहाँ जो बदमाश लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरे बहनोई राजा की हत्या करके वो मेरी बहन को वहाँ से बांग्लादेश की तरफ ले गए हैं। पुलिस इस पर भी विचार करने लगी कि पता नहीं क्यों ऐसा उसके भाई ने कहा। हो सकता है कहीं से ये जानकारी उसके पास आई हो। 8 जून को अब इसका धीरे धीरे, जिसको वो कहते हैं इसका ज्वर, इसका बुखार और इसकी तासीर बढ़ने लगी थी। सारे चैनल्स, सारे अखबार इसको मुख्य हेडिंग्स में कवर कर रहे थे क्योंकि देखिए, एक घटना पहले हुई थी। जो लोग पहलगाम गए थे वो ज़्यादातर नए जोड़े थे, शादी के बाद घूमने गए थे, उनके साथ ये घटना हुई थी। तो तमाम तरह की बातें लोगों के दिमाग में आ रही थी कि ये लोग भी गए। मेघालय में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ है, ऐसा न हो ये उसी तरह की कोई वारदात हो। बहरहाल 9 जून को एक नाटकीय मोड़ आया। गाजीपुर के शिवा ढाबे के सामने से सोनम ने अपनी बहन या अपने भाई को एक वीडियो कॉल की। वो भी फ़ोन मांग के की उसने उस ढाबे वाले एक नौकर से और उसको बताया कि मैं गाजीपुर के फला फला ढाबे पर हूँ इस समय, मुझे यहाँ से लेके जाइए। फ़ौरन उनके घर वालों ने इंदौर पुलिस को इत्तला की। इंदौर पुलिस ने यहाँ लखनऊ में एसटीएफ के डीजी से बात की। डीजी एसटीएफ ने गाजीपुर पुलिस को बताया और फ़ौरन गाजीपुर पुलिस वहाँ पहुँच गई और उस ढाबे पर बताते हैं कि बहुत ही ख़राब अवस्था में ये सोनम वहाँ पर मिल गई। ख़राब अवस्था का मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने खाना नहीं खाया है। उसका कारण उसने बताया कि साहब उसके पास एक नए पैसे नहीं है, उसका कोई सामान नहीं है और वही एक कहानी उसने बताई कि साहब उसका अपहरण हो गया था और उसके बाद वो लोग मुझे गाजीपुर छोड़ गए। लेकिन कहाँ का अपहरण, मेघालय का, और कहाँ गाजीपुर, बहुत बड़े शहर बीच में पड़ते हैं, वो रूट भी नहीं है, तो आखिरकार वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची। तभी लोगों के दिमाग में, जो सुनने वाले लोग हैं, जो क्राइम में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके दिमाग में ये शक घर कर गया कि आखिरकार वो गाजीपुर क्यों आई या किसी ने उसको गाजीपुर क्यों छोड़ा, गाजीपुर से किसी का क्या रिलेशन है। तो इस तरह से सोनम ने अपने बारे में ये बात बताई कि साहब मेरी तो किडनैपिंग हो गई थी, लेकिन ये बात पच नहीं रही थी।
इसी बीच में मेघालय पुलिस ने सीडीआर्स के का जो डिटेल था, जो उसकी स्टडी थी, वो करा ली, और जिन 3 लोगों की बार बार उसके साथ मेघालय में लोकेशन आ रही थी, उनको सर्च करना शुरू कर दिया। और इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में उनको 3 लोगों की अलग अलग ज़िलों से उनकी गिरफ्तारी की गई। आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी। सीडीआर जो सोनम की थी, या इन तीनों लोगों की थी, उनसे एक और व्यक्ति बराबर बात कर रहा था, जिसका नाम था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा के बारे में ये बताया गया कि वो सोनम के पिता का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो उनका ऑफिस था, ये उसमें जाया करती थी, और राज कुशवाहा वहाँ पर नौकर था। वहाँ पर वो, या कह लें उनका कारिंदा था, जो उनका कामकाज देखा करता था। बहरहाल पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब सोनम वहाँ गाजीपुर में पकड़ी गई, तो मेघालय, चूंकि मेघालय में ये मुकदमा कायम था, तो मेघालय की पुलिस गाजीपुर आई और उसे वहाँ से पटना, और पटना से गुवाहाटी, गुवाहाटी से लेकर उसे शिलांग पहुँच गई। अब धीरे धीरे बातें छन कर आ रही हैं। इस बीच में जैसे 23 तारीख को उसकी माँ, सोनम की माँ उमा ने, राजा की माँ उमा ने सोनम को फ़ोन किया और ये पूछा उससे कहाँ हो। उस समय वो बहुत हाँफ रही थी, बहुत ज़्यादा ही हाँफ रही थी। तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में बात करूँगी, मैं अभी बात नहीं करूँगी, ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। रात भर वो बेचारी राजा की माँ उमा सो नहीं पाई। बहरहाल वो फिर उसके बाद से इन लोगों का संपर्क, मैंने बताया, 24 को टूट गया। शिलांग इसका भाई गया गोविंद, उसने गूगल मैप के जरिए फ़ोटो से आसपास की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। पुलिस ने बताया कि राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम 22 मई को, ये वहाँ गोविंद जब वहाँ गया तो वहाँ की पुलिस ने बताया कि मौलखियात गांव से और सोहरा पुलिस थाना क्षेत्र के नगरियात गांव के लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए स्कूटर से किराए पर गए थे। और फिर यही मैंने आपको बताया जैसे टाइमलाइन में, कि एक प्रधान ने सूचना दी कि शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफ़े में ये चाबी लगी हुई स्कूटी खड़ी हुई थी। इस इलाके में ओरसा नाम का एक रिसॉर्ट है, जो अपराधियों का अड्डा माना जाता है। उसी समय ये थ्योरी चली कि शायद अपराधियों ने वो जेवर या उनका सामान छीन कर उसकी हत्या करके फेंक दिया, और या तो वो वहाँ डर के भाग गई, या फिर उसे भी वो अपने साथ ले गए, सोनम को। मेघालय के लिए भी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ भी लोगों को इस बात का आश्चर्य था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर टूरिस्ट का आना जाना बंद हो जाएगा। लिहाजा करीब 50 से अधिक लोगों की टीमें बनाई गई, 5 टीमें, हर टीम में 10 से अधिक लोग थे, जो वो सर्चिंग के काम में लग गए। उनके साथ SDRF, NDRF, जो उनकी रिजर्व फोर्स होती है, सब उनके साथ चली गई। बहुत ज़्यादा मामला गंभीर होता जा रहा था। तब डॉक्टर मोहन यादव, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा से भी बातचीत की, और सिर्फ वही कि पुलिस पर पब्लिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कि आखिरकार सोनम कहाँ गई। अभी दोनों की बात हो रही थी, फिर उसका शव मिल गया, उसे लाया गया, बड़ी संख्या में लोग उसकी शव यात्रा में शामिल हुए, लेकिन बात सिर्फ यही रही कि सोनम कहाँ गई। क्योंकि 11 दिन बाद इन लोगों के जाने, 1 जून को तलाश जब शुरू हुई थी, तब 11 दिन बाद, घटना के 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की जो लाश थी वो एक बहुत गहरी खाई में मिली थी। ये भी उसी बीच में जब ये खाई मिली थी, और फिर उसके राजा के भाई ने ये बताया कि साहब वहाँ पे 4 फीट से ऊंची की रेलिंग है, वहाँ से ये भी कहा गया कि साहब कोई झगड़ा हुआ, दोनों में आपस में कोई वाद विवाद हुआ, और शायद राजा ने वहाँ से छलांग लगा दी हो, शायद ये आत्महत्या का केस हो। लेकिन फिर भाई ने जाके वहाँ सारी फ़ोटोज़ शेयर की, और ये कहा कि दूसरा ये भी कहा गया कि हो सकता है ये लोग वो वहाँ से राजा स्लिप कर गया हो, बहुत ऊंची खाई है
और एक दर्शनीय स्थल है जहाँ पर स्टील का जो बैरिकेड है वो लगाया गया है ताकि लोग नीचे फिसल न जाएं, नीचे चले न जाएं। लोग उसी से वो बड़े अच्छे झरने को, और बड़ा अच्छा व्यू है वहाँ से, उसको देखने के लिए जाते थे। लेकिन इस संभावना से इनकार किया, और पुलिस ने भी इस संभावना से इनकार किया कि पहले कभी नहीं हुआ है कि वहाँ से कोई फिसल कर या वहाँ से लापरवाही वश इतनी दूर चला जाए, इतना नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल वहाँ पर एक सबसे पहले एक जैकेट मिली काले और नीले रंग की। ये वही जैकेट थी जो सीसीटीवी फुटेज में बाद में सोनम उतार रही थी, और ये वहाँ पर मिली राजा रघुवंशी के शव के पास। ये लाल और नीले रंग की जैकेट थी, इस पर खून के निशान थे। सर्चिंग टीम को लाल और नीले रंग की जो जैकेट मिली उस पर ब्लड के सैंपल्स लिए गए, और फिर उसको रखा गया कि बाद में इसकी मैचिंग कराई जाएगी कि किसकी वजह से किसका ब्लड ये हो सकता है। सबसे पहला सीसीटीवी फुटेज जैसा मैंने आपको बताया 5 जून को आया, राजा रघुवंशी और सोनम का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें से शिलांग के एक होटल के रिसेप्शन पे ये दोनों नज़र आए। उन्होंने 22 मई की शाम को होटल से चेकआउट कर दिया था। यहाँ से सिसौरा के होटल पहुँच गए थे। लगेज रखकर दंपति मौला क्या गांव की ओर चल दिए थे। बहरहाल ये सब होते हवाते मैंने आपको बताया, सभी को ये जानकारी है, रोज़ ही रोज़ इसके बारे में बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद जब वो नहीं मिल रही थी तो सीबीआई जांच की बात भी मांग इसकी उठने लगी पब्लिक के द्वारा, वहाँ के जो तमाम संगठन हैं, सामाजिक संगठन, उनके द्वारा, और दोनों परिवारों की द्वारा भी। और जब ये मिल गई, सोनम मिल गई, तो वहाँ के डीजीपी ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि साहब उसकी हत्या की गई और हत्या में सोनम शामिल है। इस बात को लेके सोनम के घर वाले बहुत नाराज हुए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये गलत आरोप लगा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। जो उसका जो प्रेमी था राज कुशवाहा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब बीच में सोनम की फ़ोटो एक तरफ राज कुशवाहा की और एक तरफ राजा रघुवंशी की फ़ोटो ये टीवी पर दिखाई जा रही थी, तो तमाम लोग यही कह रहे थे कि भाई ये कहाँ, ये लड़का कहाँ राजा, स्मार्ट लड़का, और इस लड़की को क्या हो गया था कि इस लड़के के पीछे उसने इतने अपने पति, जो देखने में हैंडसम था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, बड़े घर का था, उसकी हत्या कर दी। क्यों कराएगी? तो लोगों के दिमाग में उस समय डाउट था। लेकिन बाद में जब इसकी डिटेल्ड विवेचना मेघालय पुलिस ने की सोनम के जाने के बाद, तो ऑफिशियली उन्होंने बताया कि अब सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया ये गया कि ये तीनों बुलाए गए वहाँ से, और इन सब के संपर्क में मैंने आपको बताया था कि कॉल डिटेल में ही इन तीनों से बराबर सोनम की बात हो रही थी, मैसेज भी बहुत हो रहे थे। वो बार बार अपनी लोकेशन उनको बुलाने के लिए जगह बता रही थी, किस होटल में रुकी हुई है, कहाँ से उसने स्कूटी ली है और कहाँ के लिए जाएगी, पूरी की पूरी। जैसा मैंने बताया था कि आपका जो एक गाइड था वहाँ पर अल्बर्ट ने पहले ही सोनम के मिलने और राजा की लाश मिलने के पहले उसने बताया था कि उनके साथ 3 और लोगों को देखा था। वो आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे ये दंपति चल रहे थे, और वो हिंदी में बात कर रहे थे। चूँकि इस गाइड को हिंदी की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इसलिए वो केवल खासी और अंग्रेजी जानता था, इसलिए ये वो बात समझ नहीं पा रहा था कि उनके बीच में क्या बात हो रही है। लेकिन वो इसने कन्फर्म बताया कि वो तीनों ही हिंदी भाषी थे और आपस में बात कर रहे थे, और उसके पीछे पीछे ये, और संभवतः उसी के बाद ऐसा हुआ होगा जब थोड़ा सा जैसे ये कहते हैं ना कि सुनसान हुआ होगा, अकेला आदमी वहाँ और दूसरे आदमी नहीं दिखाई पड़े होंगे, तभी एक धारदार हथियार से उसकी हत्या करके और धक्का देके उसे नीचे खाई में गिराया गया। पुलिस इन लोगों के बयान के बाद ये भी कह रही है कि इन लोगों ने उसे जब वो धक्का दे रहे थे उस समय सोनम भी मौजूद थी, बल्कि धक्का देने में
उसने भी सहयोग किया था। और अभी भी सोनम के पिता इस बात को नहीं मान पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं कि उनकी बेटी इस हत्या में शामिल थी। हालांकि अब किसी के मानने न मानने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल वो सोनम इस हत्या में शामिल थी। उसी ने सुपारी दी, उसी ने तीनों किराए के हत्यारों को बुलवाया और उन्हीं से अपने पति की हत्या करा दी। देखना यह है कि मेघालय पुलिस कितनी सफाई से इसकी विवेचना करती है, कितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इसमें शामिल करती है और कैसे विवेचना का संपादन किया जाता है। आज की घटना, देखिए आज की घटना तो सब लोग जानते हैं, सब ने सुना है, बहुत गंभीर है। और मैंने भी हाल फिलहाल में 5 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या कराई है। ये बड़ा खराब ट्रेंड है और बिल्कुल नया ट्रेंड है। और वो जो मेरठ में नीले ड्रम वाली घटना हुई थी, जिसमें सौरभ सौरभ जो उसका पति था, उसकी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर हत्या की थी, उसके बाद से तो एकदम जैसे ये कहते हैं, मैंने उस एपिसोड में भी आपको बताया था कि पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। यही नहीं, अभी सिर्फ 1-2 महीने के भीतर मैंने आपको इस तरह की 5 घटनाएं बताई थी सौरभ। और उसके अलावा अच्छा, ये मैं आपको इसके नंबर भी बता दूं ताकि आप भी देख लें। 1242, 1244, 1249 और 1263, जिसमें से एक बिहार की बेगूसराय में दीनदयाल की शादी साजो से हुई थी और साजो के संबंध हो गए अपने प्रेमी प्रेम शरण राणा से। प्रेम शरण राणा और साजो ने मिलकर दीनदयाल की हत्या कर दी। एक्स आर्मी ऑफिसर था और उसको सड़क पर फेंक दिया। ये पहली घटना आपको बताई है। दूसरी घटना मैंने बताई है मेरठ की। मेरठ की जो घटना है वो सर्वविदित है, लेकिन इसी के बाद एक और घटना मेरठ में घटित हुई थी। अमित कश्यप और मिक्की, इसकी पत्नी थी रविता, और अमित कश्यप का ही एक दोस्त था अमरदीप। अमरदीप और रविता के बीच में संबंध हो गए और इन लोगों ने अमित कश्यप को जब मारा तो उसे सांप से 8 बार डसवाया। ऐसी भी मोडस ऑपरेंडी हत्या की आपने नहीं सुनी होगी कि उस जिंदा सांप को ये खरीद कर ले आए, जहां वो सोया हुआ था उसके नीचे उस सांप को दबा दिया ताकि सांप वहां से भाग न सके और देखने वाले देख के फौरन कहें कि अरे बाप रे बाप, ये करवट बदला होगा, सांप नीचे दब गया होगा और सांप ने इसको काट लिया और इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। सफाई देखिए कि पति को मारने के लिए कौन कौन से तरीके लोगों ने अपनाए। तो ये 2 घटनाएं हो गई मेरठ की। अगली घटना है बलिया की। ये भी अभी मैंने आपको बताई है, ये 1242 में है, जिसमें देवेंद्र पति था, पत्नी का नाम था माया और अनिल उसका प्रेमी था, लेकिन उम्र में वो करीब 9 साल छोटा था। और उसने फिर अनिल और माया ने मिलके अपने पति देवेंद्र की हत्या करा दी थी। एक और घटना मैंने बताई थी 1249 में कि हरियाणा में रील्स के चक्कर में रवीना, पत्नी का नाम था, रील्स बहुत बनाती थी, पति को इस पर आपत्ति थी, पति का नाम प्रवीण था और एक दूसरे रील बनाने वाले से उसके संबंध हो गए, उसका नाम सुरेश था। तो सुरेश और रवीना ने मिलकर अपने पति प्रवीण को मार दिया था। एक घटना और मैंने भी बताई, अभी लेटेस्ट बताई, 1263 या 1264 होगा, 1263 है शायद, जिसमें देवरिया में रजिया नाम की पत्नी, रजिया एक पत्नी नौशाद की ये पत्नी थी और अपने पति रोमान से उसका चक्कर हुआ। रोमान उसके प्रेमी का नाम था और जब पति को इस बात की भनक लगी और पति ने इसका विरोध शुरू किया तो रजिया और रोमान ने मिलकर अपनी पत्नी, अपने पति नौशाद की हत्या कर दी। अब ये विषय विचारणीय है। ये अचानक ऐसी जो बाढ़ आई है, क्या कारण इसका हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे इससे बचा जाए। तो देखिए, पहले जब शादियां होती थी लड़के की या लड़की की, तो लड़का लड़की के बारे में एक दूसरे के यहाँ जाकर लोग चोरी छिपे भी और जाहिरा तौर पर भी पता किया करते थे। दूसरा ये था कि अगर किसी लड़की का या किसी लड़के का कोई चक्कर है
तो गांव में या मोहल्ले में खुशबुसाहट होती थी, क्योंकि चक्कर, मोबाइल था नहीं। चक्कर यूँ होगा कि स्कूल जाते समय साइकिल से पीछा कर लेना, बाकी सब लड़के या लड़कियां जो स्कूल जाते थे वो नोटिस कर लेते थे कि ये लड़का रोज साइकिल से पीछे पीछे जाता है। फिर स्कूल के छूटते समय बाहर गेट के बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार करना, फिर साइकिल से पीछा करना। एक तो ये है जिसका पता साथ के लोगों से, गांव में, मोहल्ले में, जहाँ कहीं भी, वहाँ घर वालों को पता लग जाता था, पड़ोसियों को भी पता लग जाता था। और एक दूसरे से भावनाएं व्यक्त करने का जो जो साधन था, या तो थोड़े बहुत कहीं मिलने जुलने की व्यवस्था हो तो रोक के 2 मिनट कुछ बात कर ली, वरना चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। और कभी वो कॉपी के कवर में, कभी वो किताब के कवर में, कभी वो कंकड़ में बांध के खिड़की से, कैसे भी करके चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। और 50% से अधिक केसेस में ये चिट्ठियाँ पकड़ी जाती थी। जब पकड़ी जाती थी तो ये खुसुर फुसुर पूरे गांव में और मोहल्ले में होती थी कि फलां की लड़की से चक्कर है, या फलां लड़की का फलां लड़के से चक्कर है। तो जब शादी ब्याह वाले आते थे बात करने के लिए, अगर किसी लड़के से किसी लड़की की शादी तय हुई है तो लड़की वाले किसी न किसी रिश्तेदार के थ्रू गांव में ये पता करने की कोशिश करते थे कि लड़का कैसा है, क्या करता है, घर वाले कैसे हैं, और लास्ट में ये कि क्या लड़के का किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं है। तो ऐसे में एक तो जलने भुनने वाले भी बहुत होते हैं इस तरह, तो वो बता देते हैं कि भैया संभाल के शादी करिएगा, ये फला से इसका लड़के का लड़की से चक्कर है। यही बात लड़की वाले जब शादी करते थे तो वो लड़के के बारे में पता कर लेते थे कि आखिरकार उसका किसी से चक्कर तो नहीं है। चक्कर क्या, ये चक्कर कोई नहीं पूछता था, लेकिन सिर्फ ये कैसा है, क्या है, और इसी चीज़ में जो बताने वाले हैं बातचीत में बता देते थे, क्योंकि मोहल्ले में इस तरह के संबंधों की कानाफूसी जरूर हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद मोबाइल आया। अब मोबाइल में कौन सा लड़का कौन सी लड़की से कौन सी बात कर रहा है, मोहल्ले वालों क्या घर वालों को पता नहीं लग सकता। शादीशुदा लोगों में भी ये बड़ी समस्या हो गई। पति किस लड़की से या किस महिला से, किस औरत से बात कर रहा है, पत्नी को कानों कान खबर नहीं होगी। नहीं घर में बात करेगा, बाहर जब जाएगा तब बात करेगा। कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे और दोनों के बीच बात होती रहेगी। यही पत्नियों के साथ है। जितनी घटनाएं मैंने बताई हैं इन सब में यही हुआ है कि पत्नी किससे बात कर रही है, ना तो पति को पता, न परिवार वालों को पता, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी नहीं पता कि आखिरकार वो किससे बात कर रही है। और यही जो है जब शादी तय होती है, कुंडली मिलाई गई, उन्होंने कहा साहब 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन शादी होते ही असलियत खुल जाती है, चाहे वो लड़की की हो चाहे लड़के की हो, पता लगना ही होता है। पता लग गया, रार हुई, एक दूसरे से बातचीत बंद हुई, और फिर या तो तलाक हो गया या फिर एक दूसरे को रास्ते से हटाने की दिमागी प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सारी घटनाएं जितनी मैंने भी आपको बताई हैं, जो पिछले 1-1.5 महीने में मैंने किस्सा गोई में बताई हैं, तो ये सब इसी का परिणाम है कि जब पहुंच गई, शादी हो गई, उसके बाद फिर पता लगना ही होता है। फिर इस तरह की घटना हुई। अच्छा, मेरी समझ में आ रहा है कि कुंडली मिलाया, 36 के 36 गुण मिल गए, और शादी के 2 साल भर पूरे नहीं हुए, या तो लड़का मारा गया या लड़की मारी गई, या दोनों में तलाक हो गया, दोनों परिवारों में बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो ऐसे कुंडली मिलाने से क्या फ़ायदा। एक ज़माना था जब इसका महत्व भी हुआ करता था। तमाम लोग मंगला मंगली देखते थे, तमाम लोग ये देखते थे कि गुण कितने मिल रहे हैं, तमाम ये भी देखते थे कि नाड़ी तो एक नहीं है। ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कुंडली मिलाने के, उस तरह देखा जाता था और अंदाज लगा लेते थे। लेकिन दोनों परिवारों का दबाव इतना होता था कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर शादी हो गई तो निभाते थे। इतनी स्वच्छंदता विचारों की उस समय में नहीं थी जितनी आज की तारीख में है। तो मुझे तो ये लगता है कि पुलिस, जैसे क्राइम ब्रांच है, तमाम सेल पुलिस ने खोल रखे हैं, अपराधियों के सीडीआर को फॉलो किया जाता है, उसकी विवेचना की जाती है, और ये पता लगाया जाता है कि कौन किससे बात कर रहा है, किसी अपराधी के पीछे हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चलती है, यही प्रक्रिया
दो लोगों के बीच जब शादी तय हो या शादी के बारे में जानकारी करनी हो तो दोनों के सीडीआर मिलवा लीजिए, इनके भी और उनके भी, कि एक एक दिन में कितनी कितनी कॉल हो रही है, रात के 12 बजे के बाद की कॉल कितनी हो रही है, कौन है जिससे बात हो रही है, वो लड़का है, लड़की है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, ये बात आपको पता लग जाएगी। फिर और लड़की की भी इसी तरह और लड़के की भी इसी तरह। लेकिन एक समस्या है कि अगर इस तरह से कोई सेल खोला गया और फिर उसके बाद दोनों लड़का लड़की जिनकी शादी होने वाली है या बातचीत चल रही है, उनके सीडीआर का मेल मिलाप शुरू किया गया, तो फिर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। पेरेंट्स अपने ही बच्चों की निगरानी के लिए संपर्क करने लगेंगे कि साहब इसका सीडीआर देख लीजिए किससे संबंध है, लेकिन और इसका किससे है। तो सीडीआर के मिलान बड़ा, अब लोग कहते हैं सब कॉल पे बात नहीं करते, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे बात करते हैं, तमाम और जो आपके ऐप्स हैं सोशल मीडिया पर उनसे बात करते हैं, इंटरनेट कॉलिंग वाले तमाम ऐप्स हैं उन पे बात करते हैं, उनको भी सीधे सीधे मिलाया जाता है। सपोज़ ए जो है वो रात में 12:10 पर इंटरनेट पर चला गया, इंटरनेट कॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, और उसी समय ठीक 12:10 पर ही लड़की का भी इंटरनेट एक्टिव होता है। जब इसका बंद होता है तो उसका भी बंद हो जाता है। तो ये सेम पीरियड की मैचिंग है, इससे पता लग जाता है कि ये दोनों इंटरनेट पे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा ये गंभीर है मसला, या यूं कह लें कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम कुंडली मिलाने से अच्छा है कि आप सीडीआर मिलवा लीजिए। और जब ऐसा लग जाए कि नहीं ये ठीक है, दोनों शादी कर सकते हैं, तो फिर शादी की जा सकती है। कम से कम एक यही तरीका मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि सब कुछ मोबाइल बेस्ड है। जो भी संपर्क हुआ होगा मोबाइल पे हुआ होगा, जो भी बातचीत हुई होगी मोबाइल पर हुई होगी, जो भी आदान प्रदान हुआ होगा वो मोबाइल पर हुआ होगा। तो मोबाइल को चेक करने के अतिरिक्त थोड़ा ये इम्प्रैक्टिकल है, ये बात बिल्कुल सही है कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि जिन दो लोगों के मोबाइल के सीडीआर को मैच करने के लिए कहा जा रहा है, ये दोनों क्या वास्तव में इन लोगों के बीच में रिश्ते की कोई बात हुई हो। बहुत थिन लाइन है। कोई किसी का इस तरह से मोबाइल, कोई पत्नी अपने पति पर शक करेगी और वो कहेगी कि देखिए ये जो है फलां से शादी करना चाह रहे हैं या इनके संबंध हैं, कृपा करके मुझे बता दीजिए किस महिला से संबंध है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी, समाज में बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पुलिस को बाद की तमाम विवेचना के झंझट से मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा बेमेल इस तरह से शादी हो रही है और ये बता दिया जाए कि भाई पिछले 1 साल से किसी लड़की से या किसी लड़के से पूरी रात बात हो रही है, तो कम से कम बाद में जो मर्डर होगा, बाद में जो दहेज के बारे में मुकदमे लिखाए जाएंगे, पुलिस उसके लिए परेशान होगी, विवेचना में तमाम दिक्कतें आएंगी, पुलिस ऐसी परेशानी से बच जाएगी। बहरहाल मेरा ये मानना है कि अगर कुंडली मिलाने से अच्छा है सीडीआर मिला लीजिए, दोनों की असलियत सामने आ जाएगी। सोनम और राजा रघुवंशी में देखिए, आप ये समझिए कि कितने एविडेंस पुलिस के पास हैं और क्या ये प्रभावी होंगे। पहला सबसे बड़ा एविडेंस कि सोनम और रघुवंशी के साथ साथ तीनों हत्यारों की जो लोकेशन थी वो वहीं पर आई जहां हत्या हुई, जहां ये लोग इकट्ठा हुए। ये साबित करने, अच्छा ये नहीं हो सकता कि लोकल लोग थे भाई, अपने काम से ये भी गए थे, सब बाहर से चल के वहाँ आए थे और उस घटना के बाद से सब ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज अभी तक तो जो आई है, जो लोगों की जानकारी में आई है, जो आप टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो होटल के रिसेप्शन के सामने किस समय हैं, वो कहीं घूमने गए हैं तो कहाँ पर दिखाई पड़े हैं, वो स्कूटी जिस कैफ़े के बाहर खड़ी हुई है वहाँ ये लोग क्यों गए थे, मतलब इस तरह की है। लेकिन अब जब पुलिस को एक निश्चित दिशा मिल गई है और उसे पता लग गया है ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं, तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई होंगी और कहीं न कहीं
इन दोनों के सोनम और राजा के साथ उन तीनों हत्यारों की भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि ये तीनों पीछा कर रहे थे और तीनों ने ही मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की है। एक बात वहाँ के एक लोकल एसपी ने टीवी पे में बयान सुन रहा था कि वो लोग वहाँ से करने के बाद जो उनका स्टे होम था होटल टाइप का, वो उनको ऊंची चढ़ाई पर जाना था, ऐसा उन्होंने रिसेप्शन पर बताया था। तो अपनी अटैची वो छोड़ गए थे और अटैची में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। तो उनका ये कहना है कि कोई महिला जो बिल्कुल नई शादी जिसने की है, वो मंगलसूत्र क्यों उतार कर जाएगी, मंगलसूत्र क्यों हटा देगी, मंगलसूत्र को क्यों बंद करके जाएगी, बाकी गहने सब ले जाएगी। अगर मान लिया ये डर हो कि साहब कोई छीन लेगा, तो वो केवल मंगलसूत्र को छोड़ के बाकी सब गहने ले गई थी अपने साथ, ऐसा उसने भी बताया। तो ये बात तब भी तय हो गई थी कि मंगलसूत्र का उतारा जाना ही ये साबित करता है कि पति से उसके संबंध नहीं थे या पति को मारने की जुगाड़ में थी। तीसरा, जो स्कूटी जिन लोगों ने किराए पे दी थी, उन्होंने बयान भी दिया है और वहाँ इन लोगों का कोई जोर दबाव नहीं है, पुलिस उनका बयान जरूर लिखेगी। वो फोटो से या वैसे भी पहचान के जरूर बता देंगे कि ये लोग आए थे, स्कूटी हमसे किराए पर ली थी। जिन 3 लोगों ने स्कूटी ली थी, जो सबसे पहला क्लू मिला था कि वो अपने आधार पे ली थी, ये भी सबसे बड़ा क्लू होगा और सबसे बड़ा एविडेंस होगा ये साबित करने के लिए कि हत्यारों ने स्कूटी इसी पर्पस से ली थी, क्योंकि वो दोनों दंपत भी स्कूटी से आगे जा रहे थे। तीसरा ये है कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए मेघालय पुलिस ने कहा है, मैंने उनके बयानों में देखा है कि हम क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेंगे, और जब क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा तो एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअल जो जिसने किया होगा, वो क्राइम सीन के रिक्रिएशन में फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो सब चीज़ें आ जाएंगी और एक एक की जिम्मेदारी वहाँ पर तय हो जाएगी। दूसरा ये है कि राज और सोनम की शादी के पहले की, राज कुशवाहा और सोनम की शादी से पहले की सीडीआर देखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर इन दोनों का कोई सीडीआर, हालांकि ये काम तो इंदौर पुलिस करेगी, अगर इन दोनों के कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाते हैं तो वो भी ये साबित करने के लिए पर्याप्त होंगे कि शादी से पहले से इन दोनों के बीच में संबंध थे और इसी कारण से सोनम ने अपने पति की हत्या करा दी। अगला ये था कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सोनम के माँ बाप को राज से उसके संबंधों की जानकारी थी या नहीं थी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बातें इस बीच में आई हैं उससे ये लगता है कि जल्दी में ये शादी सोनम के घर वालों ने जल्दबाजी करके ये तय की, जबकि सोनम के उसके राजा के घर वाले ये शादी साल भर बाद करने की बात कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने जिद करके ये शादी जल्दी तय कर दी कि जल्दी से शादी करना है। डेट भी उन्हीं लोगों ने निकलवाई और बहुत से तमाम छोटी मोटी चीज़ें, जैसे सोनम ने ही इसका मेघालय जाने का टिकट कराया था, जाने का तो कराया लेकिन लौटने का कोई रिजर्वेशन इन लोगों ने नहीं कराया। ये भी बात एज ए एविडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी, क्योंकि देखिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये सारे जितने सबूत हैं ये ज़रूर काम करेंगे और इन लोगों को सज़ा दिलाने में ये कामयाब होंगे, यही सबूत। क्योंकि देखिए राजा तो निरपराध था, बेकसूर था, उसका कोई लेना देना नहीं था, कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। ऐसा भी नहीं आया कि वो सोनम के प्रति बेरुखी दिखा रहा था कि जिसकी वजह से वो उससे निजात पाना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। उस बेचारे की तो लेश मात्र भी गलती नहीं थी, लेकिन इस लड़की ने, सोनम ने, इसकी राक्षसी प्रवृत्ति ने, अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद ने, उसका जो वो कहते हैं लस्ट की प्रत्याशा में, उसके साथ रहने के सपनों ने एक निरपराध की जान ले ली, जानबूझकर जान ले ली, पैसा दे के मरवाया उसे। तो ये सब जरूर होना चाहिए और इतने एविडेंस जो मैंने आपको बताए हैं ये पर्याप्त हैं सोनम और तीनों हत्यारों को मृत्यु दंड देने के लिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसे माना जाना चाहिए। अगर मेघालय पुलिस अच्छे से इसकी विवेचना करके
अच्छे से पैरवी कर ले तो 100% ये इनको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। एक के बाद एक जो मैंने 7 एविडेंस बताए हैं जो अब तक सामने आ गए हैं, हो सकता है इसके बाद भी 3-4 एविडेंस और मिलें और इन एविडेंस के आधार पर इन चारों को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।